कभी कभी एक बड़े आंदोलन के अंदर ही छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी आंदोलन जन्म लेते हैं। आज हम 1940s के भारत से एक ऐसी ही दिलचस्प पॉलिटिकल केस स्टडी देखने वाले हैं। ये कहानी है आजाद मोर्चे की। किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के डायनामिक्स को समझने के लिए ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है। इससे पता चलता है कि जब मकसद एक हो पर रास्ते अलग हो जाए तो क्या होता है। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो हमारी ये पूरी पड़ताल एक बहुत बड़े सवाल से शुरू होती है। क्या यूनिटी या एकता हमेशा ही ताकत होती है, या फिर कभी-कभी एक बड़े मकसद को हासिल करने के लिए अलग हो जाना ही ज्यादा असरदार साबित होता है? इस सवाल को ध्यान में रखकर आइए आज़ाद मोर्चे की कहानी में चलते हैं, जो हमें संगठन, रणनीति और सिद्धांतों के टकराव के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। कहानी के पहले हिस्से में हम उस चिंगारी को देखेंगे जिससे ये पूरा राजनीतिक टकराव शुरू हुआ। आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने जयपुर की उस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था को दो हिस्सों में बांटने पर मजबूर कर दिया। साल था 1942। पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर दौड़ रही थी। ये एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ था जहां हर संगठन को ये फैसला लेना था कि वो इस लड़ाई में कहाँ खड़ा है। और जयपुर प्रजामंडल, जो उस रियासत की मुख्य राजनीतिक आवाज थी, उसके सामने भी यही बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया। और देखिए, यहीं पर आकर दो सोच आपस में टकरा गईं। एक तरफ थे प्रजामंडल के स्थापित नेता, जो शायद थोड़ा संभल कर चलना चाहते थे, रियासत से बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहते थे और सीधे टकराव से बच रहे थे। और दूसरी तरफ थे कुछ जोशीले सदस्य। उनका मानना था कि नहीं, यही तो सही वक्त है राष्ट्रीय आंदोलन में पूरी ताकत से कूदने का। तो ये सिर्फ एक छोटी मोटी बहस नहीं थी, ये तो आंदोलन की आत्मा को लेकर लड़ाई थी कि भाई सही रास्ता क्या है, सावधानी वाला या सीधी कार्रवाई वाला। तो अब देखते हैं कि जब विचारों का ये टकराव हद से ज्यादा बढ़ गया तो इसका नतीजा क्या निकला और कैसे एक नए बिल्कुल अलग राजनीतिक संगठन का जन्म हुआ। और इसी टकराव से जन्मा आजाद मोर्चा एक तरह से ये प्रजामंडल लीडरशिप की हिचकिचाहट का सीधा जवाब था। इनका मिशन एकदम साफ था, जयपुर में आजादी की लड़ाई की आग को बुझने नहीं देना है, भले ही इसके लिए अपना एक अलग रास्ता क्यों ना बनाना पड़े। और उन्होंने बिल्कुल इंतजार नहीं किया, फटाफट 14-15 सितंबर 1942 को ही आजाद मोर्चा बन गया। ये तेजी दिखाती है कि वो लोग बदलाव लाने और राष्ट्रीय आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए कितने बेचैन और दृढ़ थे। देखिए, हर आंदोलन को एक चेहरे की, एक लीडरशिप की जरूरत होती है। आजाद मोर्चे की कमान संभाली बाबा हरीश चंद्र ने, और उनके साथ रामकरण जोशी और दौलतमल भंडारी जैसे कई और नेता थे, जिन्होंने मिलकर इस नए रास्ते पर आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो ये जो नया मोर्चा बना था, ये सिर्फ कागजों पर नहीं था। चलिए अब देखते हैं कि इस अलग हुए गुट ने जमीन पर असल में क्या काम किया और उनका असर कितना हुआ। आज़ाद मोर्चे ने पूरे देश में गूंज रहे गांधी जी के सबसे शक्तिशाली नारे को अपना लिया, करो या मरो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ये एक ऐलान था कि जयपुर की लड़ाई भी पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई का एक अटूट हिस्सा है, और वो लोग इसमें पीछे नहीं हटने वाले। वो सिर्फ नारे नहीं लगा रहे थे, वो असल में लोगों के बीच जा रहे थे। उन्होंने गांधी जी के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाया। और इतना ही नहीं, शेखावाटी की जागीरों में, जो उस समय के बड़े जमींदारी इलाके थे, वहां भी जाकर लोगों में आज़ादी की चेतना जगाई। मतलब अब वो सिर्फ एक अलग हुआ गुट नहीं थे, बल्कि एक असली और सक्रिय ताकत बन चुके थे। अब हम इस राजनीतिक कहानी के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, यानी दोनों गुटों के बीच सुलह और फिर से एक हो जाना। तो जो दरार 1942 में पैदा हुई थी, वो हमेशा के लिए नहीं थी। लगभग 3 साल बाद 1945 में वो रास्ते जो रणनीति पर असहमति की वजह से अलग हो गए थे, वो फिर से आकर एक हो गए। लेकिन सवाल ये है कि ये पुनर्मिलन हुआ कैसे? यहीं पर कहानी में एक बड़े राष्ट्रीय नेता की एंट्री होती है, जवाहरलाल नेहरू। उनके कद और उनके हस्तक्षेप ने एक पुल का काम किया और दोनों गुटों को वापस एक साथ ले आए। इससे एक बड़ी सीख मिलती है कि कभी-कभी संगठन के अंदर की जो बड़ी-बड़ी गांठें होती है ना, वो किसी सम्मानित बाहरी मध्यस्थ के आने से ही सुलझ पाती हैं। तो आखिर में इस पूरी ऐतिहासिक केस स्टडी से हम राजनीतिक संगठनों और उनकी रणनीतियों के बारे में क्या जरूरी सबक सीख सकते हैं?
तो इस पूरी कहानी से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो क्या हैं? पहली, कि जो बड़े राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं वो स्थानीय राजनीति पर बहुत दबाव डालते हैं और उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। दूसरी, कि लड़ाई हमेशा इस बात पर नहीं होती कि क्या करना है, बल्कि अक्सर इस बात पर होती है कि कैसे करना है। तीसरी, कभी-कभी एक छोटी फोकस टीम एक बड़ी कंफ्यूज्ड संस्था से ज्यादा काम कर जाती है। और आखिर में एक बड़े नेता का दखल टूटे हुए गुटों को फिर से जोड़ सकता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या आज़ाद मोर्चे की ये कहानी ये साबित करती है कि कभी-कभी एक ऐसी एकता जो एक्शन लेने से रोके, उससे बेहतर एक सिद्धांतों पर आधारित विभाजन होता है? क्या अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कभी-कभी अलग रास्ते अपनाना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।